दोस्तों नमस्कार। नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। असंगठित क्षेत्रों में जुड़े इस देश के बहुसंख्यक तबकों की नौकरी चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं बचे और उसके बाद जीएसटी ने व्यापारियों का बंटाधार किया। उसको संभालने की परिस्थिति में सत्ता कभी आ नहीं पाई। इस देश के भीतर जो भी निर्णय लिए गए और लाल किले के प्राचीर से न जाने किस किस मौके पर क्या क्या कहा गया, जो ऐलान किया गया वो जमीन पर उतरा नहीं। यहां तक कि गांव गोद लेने की मामला इस देश की सियासत को अच्छा नहीं लगा। इस देश के भीतर जो भी योजनाएं बनी और राजनीतिक तौर पे गवर्नेंस के तौर पे शून्य थी। यह परिस्थिति पहली बार विपक्ष जिस तरीके से समूचे देश में उठा रहा है और कटघरे में देश के प्रधान सेवक को खड़ा करने से अब चूक नहीं रहा। ये सबको यूं ही नहीं है, ये सब कुछ आसान नहीं है मौजूदा सत्ता को बचाने के लिए। बात तो प्रधानमंत्री की डिग्री की आ चुकी है, मामला अदालत तक गया है और राजनीतिक तौर पर उस पर भी शोर हो चला है। वाकई डिग्री फर्जी तो नहीं, और डिग्री फर्जी तो नहीं तो असली डिग्री क्यों नहीं दिखाते। एक राज्य के मुख्यमंत्री इन बातों का ऐलान खुले तौर पे करने लगे तो सियासत में अब उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से, बीजेपी को कटघरे में करने से विपक्ष चूक न रहा हो तो ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से फैसला दिया गया और उसके बाद की परिस्थितियों ने जिस तरीके से इस देश के विपक्ष को अंदर से झकझोर दिया, ये आप अगर डर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। मसला इतना भर भी नहीं है। इस देश के भीतर एक परसेप्शन प्रधानमंत्री का, एक परसेप्शन गृह मंत्री अमित शाह का है, एक परसेप्शन सत्ताधारी बीजेपी के एजेंडे का है, एक परसेप्शन देश में आरएसएस और बीजेपी के मिले जुले चेहरे का है। लेकिन ये तमाम परसेप्शन धीरे धीरे चुनावी जीत हासिल करने के बाद प्रधान सेवक के इर्द गिर्द सिमटते चला गया। जब राहुल गांधी पर निर्णय लिया गया तो उसके बाद विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, तो विपक्ष के भीतर भी वही तेवर खड़े हो गए हैं जहां कल तक वो घराता था। क्या राहुल गांधी को लेकर जो मैजिस्ट्रेट का फैसले के बाद जो संसद के कार्यालय के जरिए जो दस्तावेज निकले और उसके बाद सदस्यता रद्द कर दी गई, क्या सरकारी मकान छीन ली गई, राहुल गांधी या कांग्रेस में कोई अपील अदालत में नहीं की है, ये मैसेज क्या समूचे विपक्ष को एकजुट कर रहा है या देश के भीतर एक मैसेज जा चुका है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें समूची विपक्ष अपने अपने वोट बैंक को जो समेटे हुए वो छत आज वो खड़े नहीं हुए। ममता बनर्जी की आवाज सुनिए, बीते 10 दिनों में कुछ बदली हुई दिखाई देती है। तेजस्वी की आवाज सुनिए, उनके तेवर और तलखे इस दौर पे पड़ चुके हैं। केजरीवाल की आवाज सुनिए तो जिस तरीके से गरज रहे हैं उन सब के पीछे और जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिस तर्ज पे कर रहे हैं, वो सब कुछ मौजूदा सत्ता को लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल सबब इसलिए है क्योंकि ये सारी बातें उस बयान के बाद भी हो रही है जिसमें प्रधान सेवक ने खुले तौर पे बीजेपी हेडक्वार्टर में कहा कि सारे चोर एक साथ आकर खड़े हो चले हैं। तो इस देश के भीतर में जो 2019 में भी जो वोट पड़े थे वो वोट 60% के खिलाफ में ही थे। तो सवाल एक और यहाँ पे कि अगर वाकई सभी चोर एक साथ हैं तो उनको जितने वोट इस देश में मिले, अगर उन वोट को जोड़ दिया जाए और इस देश में आमने सामने वाली परिस्थिति 2024 में खड़ी हो जाए तो क्या चोरों की जीत उस लोकतंत्र में जो मैथमेटिक्स वोटों का है उसके आश्रित जीत जाएगी? अगर जीत जाएगी तो क्या जीतने वालों को आप चोर नहीं कहेंगे, या फिर जीतने वाला मान लिया जाए अगर वही सिपाही है? मौजूदा राजनीतिक सबसे बड़ा संकट यही हो चला है कि सत्ता में जो है वो खुद को जज मानते हैं, खुद को सिपाही मानते हैं, खुद को न्याय देने वाला मानते हैं और समूची गवर्नेंस इस देश की तमाम इंस्टीट्यूशंस को रौंदते हुए चलती है। और ये अब खुल्लम खुल्ला अगर दिखाई दे रहा है
तो आज उसके चंद पन्नों को जरूर खोलने की कोशिश होगी। एक पन्ना तो इस बात से खुलता है कि राहुल गांधी जब पद यात्रा कर रहे थे तो उस वक्त ध्यान दीजिए कि इस देश के लोगों के सामने जो मुश्किल हालात, उन हालातों में उस समझने के लिए, उनके बीच जाकर अपनी बात कहनी और उन्हें ज्यादा सुनने के लिए वक्त पदयात्रा पे वो निकले। एक लिहाज से जनता सलीक पे थी और राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए उनके दर्द को सहला रहे थे। लेकिन वक्त किस रूप में बदल गया, कैसे बदल गया, क्या इस दौर में अब समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कल जब कर्नाटक जाएंगे तो उस समय इस देश की सत्ता उन्हें सलीक पे डाल दिया तो उनके क्या दर्द को और उनके दर्द को समझने और उनके साथ खड़ा होने के लिए जनता की, कर्नाटक की जनता खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ग्राउंड जीरो कोलार से शुरू होगी, उसी कोलार में जिस कोलार में करप्शन का जिक्र हुआ था। अब दोबारा लौटिए विपक्ष के उस तेवर को लेकर के, जो तेवर राहुल गांधी के तेवर के साथ घुलते मिलते चले आ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं अडानी और मोदी ने कोई अंतर नहीं है। केजरीवाल कहते हैं दरअसल मोदी ही अडानी है। और उसके बाद चाहे वो एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, वो तेजस्वी यादव हो या ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर राव ही क्यों ना हो, विपक्ष की फहरिस्त धीरे धीरे इस देश की इकोनॉमी और उस इकोनॉमी पे लगी सत्ता की सेंध और सत्ता की सेंध के जरिए सब कुछ हड़प लेने की चाहत, इस पर सीधा चोट कर रहे हैं। और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार जांच तो कराइए। मैसेज क्या है? मैसेज दरअसल इस देश के राजनीतिक जमीन जिस परसेप्शन से बढ़ती है, उस परसेप्शन को मोदी सत्ता ने 2014-15 में ही पटक दिया था। और उसी परसेप्शन को बनाने के लिए समूचा मीडिया लगी हुई है। मीडिया को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लिया गया। जो पैसे से माने पैसे से मनाया, जो डर से माने उसे डर से माना, जो इन सब के बीच खौफ पैदा करते हुए उनके करप्शन और उनकी फाइल बनाने तक की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया, उससे माने और जैसे भी जो माने। इसी प्रक्रिया में जब मीडिया उनके हिसाब से चलने लगा तो उसके बाद सब तरह से घेराबंदी हो गया। क्षेत्रीय मीडिया भी नतमस्तक अपने आप को होते चला गया। यानी भारत की राजनीतिक में जो बुलबुला 2014-15 में रचा गया, उसकी पराकाष्ठा 2024 में होनी है। लेकिन उसके पराकाष्ठा संयोग से 2023 में ही नजर आने लगा। जो फैसले हुए और उस फैसले में भी संसद को लेकर जो फैसला करना, इस देश के भीतर पार्लियामेंट के भीतर हंगामा, शोर और सत्ता की सियासत के कैसे चलती है, ये किसान रिकॉर्ड को लेकर जो सत्ता जिक्र करती है, जो प्रधान सेवक ने किया कि हम तो किसानों ने रिफॉर्म की दिशा को लेकर 3 कानून लेकर आए। लेकिन ध्यान दीजिए वह 3 कानून को लेकर राज्यसभा में बहस नहीं हुई। वहां बैठे डिप्टी स्पीकर हरिवंश, जो एक वक्त खुद पत्रकार रहे होंगे, चंद्रशेखर के करीब रहे होंगे, वो अभी जनता दल यूनाइटेड से निकल कर आया। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार अपने तौर पे कहते हैं कि दरअसल विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए और उस जनता दल यूनाइटेड के सीट से जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं वो अभी भी बने हुए हैं। सियासत के इस खेल के भीतर हो सकता है कि नीतीश कुमार के एंट्री दिल्ली में इसीलिए ना हो पाए, लेकिन इस प्रक्रिया ने 3-4 बड़े सवालों को देश के सामने खड़ा कर दिया है। पहला सवाल है कि क्या इस देश के जनता भीतर का जो वोटर है, कल तक जिस धारा में बह रहा था, अब उस धारा से वो सोचने लगा है? क्या उस धारा में 3 तबके पे आपको ध्यान देना होगा। पहला तबका मुस्लिम बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा, बीजेपी मुस्लिम को पनाह देती नहीं है। दूसरा तबका इस देश का मिडिल क्लास के ऊपर जितना बोझ इस दौर में बांधा गया है। और देखिए इस दौर में चर्चा तो एक पे कमीशन की होनी चाहिए, पुराने पेंशन को लेकर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई या कहीं रेपो रेट जिस लिहाज से बढ़ा और ईएमआई कॉस्ट जितना बढ़ा उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उन्हें खारिज कर दिया। यानी इस देश के भीतर सिविल सोसाइटी के खत्म होना, इस देश के भीतर मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीबों की तादाद और उसके कतार में लाकर खड़ा कर देना, ऐसी परिस्थिति बनी तो मुस्लिम मिडिल क्लास
और तीसरी परिस्थिति है इस देश की अपर कास्ट के लिए। जब बीजेपी अपने तौर पे अपर कास्ट के रूप में खुद को दिखाती है और आरएसएस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन बीजेपी समूची राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द ही और सोशल इंजीनियरिंग का जो ताना बाना उस पे होना उसको समेटे हुए है। और इसी प्रक्रिया में अगर आप रौन देंगे तो कहीं ना कहीं मंडल और कमंडल का जो युद्ध 1989 का हम जिक्र कर रहे हैं, जब बीपी सिंह की सरकार जब मंडल लागू किया गया था, उस वक्त कमंडल के आश्रय बीजेपी चली थी। आज की तारीख में वो हाथ में कमंडल लेती है, जुमा पे मंडल लेती है, और इस सियासत में विपक्ष उस सेंध लगाने की दिशा में है। लेकिन क्या उसकी पराकाष्ठा 2022 में पूरी हो चली है? क्योंकि पहली बार उस इकोनॉमी ने चौथे पिलर के तौर पे है मुस्लिम, मिडिल क्लास और उसके बाद मंडल यानी ओबीसी, और चौथा हिस्सा उस पूंजी का है जिस पूंजी के आश्रय खेल कॉरपोरेट को लुभाते हुए और साथ जोड़ते हुए सत्ताधारी बीजेपी ने इस दौर में सब कुछ पाया। लेकिन फिर वही सवाल, विपक्ष इससे पहले ये सवाल कर नहीं रहा। ध्यान दीजिए, इस दौर में विपक्ष ईवीएम का जिक्र नहीं कर रहा, वह उस नब्ज को पकड़ रहा है जिस नब्ज का ताना बाना बीते 9 वर्ष में मोदी सत्ता ने इस देश के भीतर अपने प्रचार प्रसार के लिए रचा। और वो प्रचार प्रसार हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसे सॉफ्ट एस्पेक्ट में निकल आता है जो सॉफ्ट एब्जर्वर का काम इस देश की राजनीति के भीतर करता है। और ये किसी को पता नहीं चलता है कि इस देश में जीत कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम नीतियां अपने तौर पे आम आदमी को हैरान और परेशान किए हुए। क्या ये आंदोलन इस देश में खत्म हो गई? कोई भी कहेगा आर्थिक इस दौर में मजबूत हुआ है, लेकिन नीति के आश्रय जब देखेंगे तो आर्थिक पक्ष इस दौर में आम लोगों से हट चुका है। और हर समाज के भीतर जो आरएस से जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी से जुड़ा है, जो सत्ता के करीब है, उसके पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन बाकियों के पास कुछ भी नहीं। लेकिन बाकियों के पास कुछ भी नहीं जा पा रहा है, तो मुश्किल हालात में उस करप्शन को पैदा कर चुके हैं जो करप्शन सिस्टम में तब्दील हो गई है। ये आवाज भी पहली बार विपक्ष के मूड से अलग अलग रैलियों में सुनाई दे रही है। यानी मोदी सरकार करप्ट है, ये पहले कोई कहता नहीं था, अब आवाज सुनाई देने लगी है। मोदी सरकार कॉरपोरेट की रक्षक है और उसमें मिथों को लेकर उन्होंने अपनी पॉलिसी को ही निर्धारित कर दिया है। जहां कॉरपोरेट के ही सदस्य पहले कम बोला जाता था, अब खुल के बोलने की स्थिति में विपक्ष आ चुका है। राजनीतिक और सियासी तौर पे क्या इस समझ को मान लिया जाए कि दरअसल जिस राजनीतिक जमीन पर मोदी खड़े थे वो कहीं ढढ़ा तो नहीं रही है? अगर उस राजनीतिक जमी के ढढ़ाने के जो नया नया प्रयोग है, अब सिवाय इसके नहीं बच पा रहा है। आज वो उन्होंने भोपाल पहुंच के 11वीं वंदे भारत की झंडी दिखा दी, या लगातार इस बरस 8 बार कर्नाटक की यात्रा कराए। बीते 7 महीनों में मध्य प्रदेश को लेकर उनकी यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या इस देश की गवर्नेंस उस राजनीतिक को ही देख रही थी जो चुनावी जीत के लिए प्रधानमंत्री के मौजूदगी को बहुत शानदार तरीके से जश्न में तब्दील करती थी? हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये हो सकता है आलम ये पहले था जब विपक्ष के भीतर जुबा बंद थी। ईडी दरवाजे पर सीबीआई दस्तक दे रही थी, आईटी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर। अगर ध्यान आप दीजिएगा तो किस रूप में इस देश की समूची परिस्थितियों को कॉरपोरेट के अनुकूल इन एजेंसियों के जरिए कैसे किया गया, ये पहली बार खुले तौर पे प्रधान सेवक को कटघरे में खड़ा करने से कोई नहीं कतरा रहा। जीवी के जिसके पास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पे छापा पड़ता है, वो हवाई अड्डा सिर्फ अडानी के पास है। केशवपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के, कैसे उनके छापा पड़ता है, उसके पास वो पोर्ट भी एक झटके में अडानी का है। कैसे इस देश के भीतर एसीसी और
सीमेंट की जो दूसरी इंडस्ट्री थी, वो दोनों को कैसे लिया गया, और अंबुजा और एसीसी, उनके यहाँ किसने छापा मारा, तमाम दस्तावेज यहाँ है। यहाँ तक कि मीडिया के दायरे में भी अगर खड़े हो जाइएगा तो क्विंट प्रिंट में छापा पड़ना, क्विंट के पास, अडानी के पास जाना, एनडीटीवी पर छापा पड़ना, एनडीटीवी का वहां चले जाना अडानी के पास। ये एक ऐसा सिस्टम देश में पनप रहा था जिस पर विपक्ष चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी जब राहुल गांधी इस रूप में खड़े हुए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और माफी मांगने की एवज में नहीं मांग रहा हूं तो कुछ भी कहूंगा तो पार्लियामेंट में कहूंगा, और इस देश के भीतर अगर पार्लियामेंट में ही बोलने की इजाजत नहीं है तब तो सवाल लोकतंत्र का है और लोकतंत्र कटघरे में है। ये सवाल इससे पहले विपक्ष नहीं बोलता था, कांग्रेस और राहुल गांधी जरूर कहते थे। लेकिन इस तेवर कह सकते हैं कि दोनों तरफ से उभरा हुआ है। राहुल गांधी खड़े हुए तो सत्ता भी पाठ पढ़ाने की दिशा में आ गई, लेकिन उसका पाठ पढ़ाना दरअसल उसके पास सत्ता है, उस ताकत का प्रतीक था। उसके पीछे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, या कोई रूल ऑफ लॉ को कटघरे में करने की स्थिति में कांग्रेस खुले तौर पर आकर खड़ी हो गई और बताने लगी कि कैसे जिस मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया था उस अदालत में ये कैसे मामला खुला, कैसे खोला गया, कैसे पार्लियामेंट के भीतर जो राहुल गांधी ने कहा उसके कहने से सत्ता कैसे आहत होती है। तो वह तमाम मुद्दों की पोटली धीरे धीरे खोलते चली गई। और जब सवाल 2024 को लेकर ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर समूचा विपक्ष सामने खड़ा हो। ध्यान दीजिए, उस पैटर्न को समझिए। अगर करप्शन का मुद्दा मोदी सत्ता से जुड़ा, अगर इस देश की बैक मनी का मुद्दा मोदी सत्ता से जुड़ रहा है, अगर दुनिया भर में जो डील हो रही है, जो राफेल से लेकर और बाकी माइंस को लेकर, हथियारों के समझौतों को लेकर, पोर्ट्स को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर, उसके पीछे अगर मोदी सत्ता कहीं कटघरे में है और इन सवालों के दायरे में इस देश के भीतर इकोनॉमिक्स जो तरीके से, जो कॉर्पोरेट के हित में जो भी फैसले लिए गए, जो उससे परेशानी मुश्किल लोगों के साथ हुई, यहां तक कि कोर सेक्टर भी उस रास्ते नहीं आ पाई जिस रास्ते उसे होना चाहिए, और उसके बाद भी नए नए उपाय, चाहे वो रुपये में एक्सपोर्ट कीजिए, चाहे वो न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई, या चाहे एजुकेशन सिस्टम खत्म करके इस न्यू एजुकेशन सिस्टम लाने की जो ऐलान की गई, पटरी पर चीजें नहीं आ रही है। ये मुद्दे अगर उफान पे है तो सवाल सिर्फ मोदी का नहीं है, सवाल सिर्फ प्रधान सेवक का नहीं है, सवाल उस गवर्नेंस का है जिसका ताना बाना बीते 9 वर्ष में कैसे बनाया गया कि तेल पर सबसे ज्यादा वसूली सरकार करती रही एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, और उसके बावजूद भी इस देश की जनता के भीतर कोई उफ तक नहीं हुई, क्योंकि मुद्दा और सरोकार विपक्ष के जनता से जुड़ रही है। और जनता अगर अपने तौर पे धीरे धीरे खड़ी हो रही है, उसकी एक बेहतरीन निशानदेही आपको पश्चिम बंगाल से मिल सकती है। पश्चिम बंगाल और शायद उपचुनाव के मद्देनजर दूसरे राज्य भी देख सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी बहुत तेवर के साथ खड़ी हुई बीजेपी के खिलाफ, प्रधान सेवक मोदी के खिलाफ, और माना यही गया कि वो चैलेंज कर सकती है। लेकिन सागरडीही असेंबली बाई असेंबली इलेक्शन, जो उनकी जमीन थी वहां पे लेफ्ट सपोर्टर कैंडिडेट जो वहां पे जो जब जीते हुए, तो उसके बाद वहां पे लगा कि उसको हिस्से में लाया जा सके। लेकिन हफ्ते भर पहले ही जब हल्दिया डॉग एस्टेट मैनेजमेंट की कमेटी ने चुनाव हुआ, वो ये बहुत छोटा सा राजनीतिक प्रयोग है। इस राजनीतिक प्रयोग के अहमियत को समझिए कि सत्ता की गुंडागर्दी बंगाल में कैसे चलती है, इसके बखूबी बीजेपी खूब बताती है, शुभेंदु अधिकारी भी बताते हैं, और लोगों ने देखा भी है इससे पहले सीपीएम की सत्ता, टीएमसी की सत्ता। लेकिन इसे गुंडागर्दी और 13 साल से जिस सत्ता पे काबिज हर 2 वर्ष पे चुनाव होते हैं, उस जगह पे हल्दिया डॉग ऑफ मैनेजमेंट की कमेटी ने सारी की सारी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ने जीत ली, जबकि टीएमसी की ट्रेड यूनियन आईएनटीटी जो भारतीय मजदूर संघ बीजेपी के तरफ से भी था, लेकिन एक भी सीट, एक भी राजनीतिक कुछ भी यहाँ पे जो बता रहा है कि देश की जमीन के बीते 9 वर्षों की राजनीति ने जो भी कारपेट बढ़ाई है, उस कारपेट में
अब जमीन के लोग छेद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप रेड कारपेट से मत ढकिए, क्योंकि रेड कारपेट्स आपके लिए हो सकता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का प्रतीक हो, किसान सम्मान निधि का प्रतीक हो, या जो भी योजनाएं की होते होते 5 किलो फ्री अनाज की आकर जो टिक गए इसके पेट भरेगा, लेकिन जिस जिंदगी को परिवार को जीना है, आने वाली पीढ़ी को जीना है और भारत को जो प्रोग्रेस करनी है, वो चीजें तो गायब हो गई। यानी एक ऐसी परिस्थिति राहुल गांधी को लेकर इस देश के भीतर सियासी तौर पर पैदा हो गई, जिसपे समूची विपक्ष को चेता दिया, खामोश रहोगे तो कुचल दिए जाओगे, बोलोगे तो लड़ते हुए दिखाई दोगे। या फिर उनके वोटरों ने चेता दिया कि दरअसल हम तो अब जोश करेंगे, किसे हराना है, किसे जिताना है हमें पता है इस देश की राजनीति में जितना पैसा और पूंजी आ गई और विपक्ष बीजेपी के सामने खड़ा हो नहीं सकता, तो जनता ही धीरे धीरे खड़ी हो रही है। और जनता का मैसेज और उसके भीतर का परसेप्शन अब जिस तरीके से तमाम विपक्ष और पॉलिटिकल पार्टी के उनके नेताओं के भीतर जो भर रहा है, ये मैसेज बहुत साफ है कि एक जमीन पर हरकत बहुत साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। और इन सब के बावजूद भी बीजेपी अपनी 56 इंच को घटाने को बढ़ाने से कैसे बाज आएगा। तो जो सूरत में हुआ उसके ठीक समानांतर सुशील मोदी पटना के और बार बार माइक पर आकर बोलने लगे, ये मानहानि का मामला पटना में आकर पटना जवाब देना पड़ेगा। एक कदम आरएस की कार्यकर्ता और बढ़े, ये कुरुक्षेत्र में जब राहुल गांधी ने 21वीं सदी के कौरव का जिक्र किया था और आज का कौरव खाकी पैंट पहनते हैं, तो इस पे आरएस के कार्यकर्ता कमल कौरिया जो हरिद्वार के हैं, उन्होंने भी वहां दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरअसल ये मानहानि का तो राजनीतिक तौर पे कदम पीछे बीजेपी कैसे ले या उनका एजेंडा कैसे पीछे जो। या दूसरी तरफ विपक्ष जिस लिहाज से खड़ा हो रहा है और राहुल गांधी जिस तेवर के साथ अब कर्नाटक के चुनाव को प्रचार में असर देखना चाहते हैं, ये घटनाक्रम अगर राहुल गांधी को जेल तक ले गया तो उस कल्पना कीजिए कि जेल के बाद जब वो पद यात्रा इस देश में निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही अदालत में जाएंगे वो जेल खत्म हो जाएगा। जब वो पद यात्रा उसके बाद निकलेगी तो क्या ये स्थिति आपको वाकई फिर से जेपी की याद तो नहीं दिला रही? बड़ी दूर की गोटी है। इस देश हमेशा आंदोलन को खोजता है, एक नेता को खोजता है। एक नेता उसने खोजा था 2014 में, लेकिन अब वो बुलबुला 2023 में घटा टॉप हो चला। नई परिस्थितियां वाकई पनप रही है और ये तेवर सत्ता के लिए और सत्ता के डगमगाती हुई परिस्थिति के बीच सत्ता को हिलाकर खड़ा तो नहीं कर चुकी है। प्रधान सेवक की चिंता इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।